हम्म। नमस्ते साथियों, मैं रितेश कुमार। मेरे ज्योग्राफी सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। कल हम पढ़े थे तो सुनामी के बारे में हम लोग चल रहे थे। सुनामी के बारे में कुछ हम लोग पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल भी अच्छा अच्छा देखे कि सुनामी कब कहाँ पे आया और कितना उससे क्षतिपूर्ति हुआ हम लोगों के लिए। पूरा मतलब कि पृथ्वी पर ये नहीं कि हमारे ही देश में हुआ है सिर्फ, तो पूरा पृथ्वी के बारे में मैं बताया था कल। तो उससे हम लोग कुछ आगे चलते हैं कल से। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं साथ मिलके। तो आज एक आज ये सुनामी खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि ज्वालामुखी स्टार्ट कर दें। तो हम लोग आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं उसमें। तो डर्ट क्या होता है, एक डर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो डर्ट यह सुनामी का क्या होता है कि पता लगाने के लिए एक तकनीक होता है। डर्ट को क्या बोलते हैं, सुनामी को पता लगाने के लिए एक तकनीक होता है। इसे सुनामी से होने वाले प्रभाव या विनाश से पूर्व बचाव के लिए इसे उच्च प्रबंधन किया जा सकता है डर्ट से। और सुनामी मीटर क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि समुद्र में तल में आए हुए भूकंप की तीव्रता नापी जाती है सुनामी मीटर से। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको लिखते हैं। पहले तो हम इस चीज़ को दिखाते हैं। पहले एक कल बोले थे कि सुनामी का एक वीडियो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो उसको दिखाते हैं हम। देखिए कैसे सुनामी आता है। देखिए ये भूकंप आया, अब भूकंप के बाद ये चट्टान ऊपर उठ गया। ये चट्टान, ये प्लेट जो है ऊपर उठ गया पूरा। और ऊपर उठने के कारण क्या हुआ कि देखिए अब सुनामी चलने लगा और पानी वहां से आगे बढ़ने लगा। देखिए पानी कैसे बढ़ रहा है, ये पानी कैसे बढ़ रहा है, ये हम थोड़ा सा देखते हैं सुनामी के बारे में। 1 मिनट का वीडियो है। देखिए कैसे यहाँ पे आया तट के पास और फिर वापस चला गया। तट के पास आया और फिर वापस चला गया। कितना तेजी से आया पानी और कितना तेजी से ये लेकर चला गया वापस फिर वैसे ही। तो ये हमारा सुनामी का एक वीडियो था, फिर से आपको दिखाएंगे। और देखिए फिर वापस चला गया, फिर उधर से वापस आ रहा है, फिर रिटर्निंग उधर से आ रहा है सुनामी। इसकी लेयर बाय लेयर आता है, तरंग जैसे उत्पन्न होता है। एक ही बार में थोड़ा ना तरंग जाके वापस टकराता है, हर बार टकराता है। देखिए फिर टकराया और ये जितना भी है ये सब घर को लेकर ले डूबा। ये घर लेकर पूरा जंगल हो या घर हो या मकान हो, कितना क्षतिपूर्ति हुई है। देखिए पूरा पेड़ जितना भी यहाँ पे वृक्ष है सारे के सारे डूब गए, घर सारे डूब गए। देखिए सारे घर डूब गए यहाँ पे। ये भी घर मकान का कितना % डूब गया। तो ये होता है हमारा सुनामी। तो आइए एक बार फिर इसको वीडियो को देखते हैं। फिर से आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा कि कैसे चलता है सुनामी। देखिए ये हमारा समुद्र तल का है और ये देखिए सीधे एकाएक यहाँ से तल उठ गया। तल उठा भूकंप के कारण, वहाँ पे क्या हुआ कि चट्टान टूटा और चट्टान ऊपर उठ गया। और उठने के बाद क्या हुआ कि अब वहाँ से पानी चलने लगा। मतलब सोचिए कि एक भारत या पूरा एशिया इतना बड़ा बड़ा प्लेट होती है, अब उतना बड़ा बड़ा प्लेट टूटेगा तो क्या होगा, पानी की क्या स्थिति होगी उस समुद्र में। और देखिए फिर वहाँ से अब ये पानी तो वापस चला गया और फिर वहाँ से कैसे आएगा पानी। पानी देखिएगा फिर कैसे ये आता है, फिर उधर से पानी रिटर्निंग आएगा और आएगा तो ये सारे देखिए कितना घर है यहाँ पे, मकान है, और सारे को ले डूबेगा। देखिए फिर उधर से पानी चला, इधर से पानी चला, पानी चला धीरे 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 नहीं, बहुत तेजी से आ रहा है। और ये देखिए जो ये 3D मैप से हम दिखा रहे हैं, 3D वीडियो से, तो देखिए कैसे आया पानी। और देखिए पूरा ये घर को ले डूबेगा यहाँ से। एक ये तरंग आई, फिर उधर से ये रिटर्निंग होगा और फिर उधर से दूसरा तरंग आएगा पानी की। तो ये फिर देखिए पूरा घर डूब गया यहाँ पे। देखिए फिर आया, पूरा घर डूब गया यहाँ पे। तो ऐसे करके ये आता है सुनामी हमारा। और सुनामी आने के बाद क्या होता है कि उस एरिया में
जो भी होता है जो भी जंगल हो या ये प्राकृतिक जो कुछ भी होता है वहाँ पे, तो वो क्या होता है कि हमारा सुनामी के कारण वो पूरा डूब जाता है या ख़त्म हो जाता है, वहाँ भी विनाश शुरू हो जाता है सुनामी से। मकान भी हो तो मकान जितना भी मकान हो या मानव आवास हो या किसी चीज़ जानवर का आवास हो, ये जो कुछ भी है वहाँ पे जानवर का भी बहुत सारा तहस नहस होता है। ये नहीं कि मानव का ही वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, जो भी जानवर है उनको भी, उनका भी घर आवास होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस कारण से सुनामी से हम लोग थोड़ा सा बचने की प्रयास करते हैं। तो इससे सुनामी से बचने के लिए, इसको पता लगाने के लिए सुनामी कब कब आएगी, कैसे आएगी, उससे बचने के लिए क्या होता है कि एक डर्ट तकनीकी होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो डर्ट तकनीकी होता है जो कि वो सुनामी से हम लोगों को बचाव करने से पहले, मतलब सुनामी आने से पहले वो हमको बता बता देता है कि यह सुनामी आने वाला है और आप लोग सचेत हो जाइए, या तो इस एरिया को छोड़ के चले जाइए, नहीं तो फिर रहिएगा तो आप लोग अपने जान गंवा सकते हैं। तो चलिए, ये चीज़ हमारा डर्ट हुआ। सुनामी का प्रभाव भी देखेंगे इसमें, सुनामी का प्रभाव। तो थोड़ा सा डर्ट के बारे में लिख लेते हैं। तो ये डर्ट क्या होता है, तो देखिए, हम पहली पहली बात बता दे रहे हैं कि मैं एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए भी इसमें चल रहा है, लेकिन उससे वो चीज़ इसमें क्लास नहीं है। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए आप लोगों को पढ़ना है तो प्री और मेंस दोनों पीसीएस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और जिसको जितना चाहिए वो अपना लिख सकता है। अब मान लीजिए कि डॉट के बारे में दिल्ली पुलिस में पूछेगा नहीं, यूपीएसआई में पूछेगा नहीं, तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और आप पढ़ने के लिए लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में, डॉट के बारे में नहीं आता है। तो डॉट एक यह सुनामी पता लगाने के लिए, पता लगाने का एक खास तकनीकी है। यह क्या है? यह है सुनामी की को सुनामी का सुनामी का पता लगाने वाला एक तकनीकी है, तकनीकी है ये एक सुनामी का पता लगाने वाला एक तकनीकी है। तो इसमें क्या होता है, इसे सुनामी से होने वाले प्रभाव और विनाश से पूर्व क्या होता है कि विनाश से पूर्व बचाव का उचित प्रबंध किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे सुनामी से होने वाले विनाश के प्रभाव से विनाश से होने वाले पूरे बचाव विनाश से होने वाले पूरे बचाव का उचित प्रबंध किया जा सकता है। विनाश से होने वाले क्या होता है, विनाश से होने वाले पूरे बचाव का उचित प्रबंधन किया जा सकता है। क्या होता है कि पूरे बचाव से उचित प्रबंधन किया जा सकता है।
सुनामी मीटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए कि सुनामी आता है तो सुनामी मीटर के बारे में, सुनामी मीटर क्या होता है, ये चीज़ आ सकता है आप लोगों को दिल्ली पुलिस हो या यूपीएसआई हो, जो भी वनडे एग्जाम होता है उसका सुनामी मीटर। तो इससे क्या होता है कि समुद्र तल में आए हुए भूकंप का तीव्रता की जानकारी मिलती है। इससे क्या होता है, तीव्रता का पता लगाया जाता है। इससे आए हुए भूकंप का समुद्र के सतह पे या समुद्र में आए हुए भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जा सकता है। ये चीज़ है हमारा सुनामी मीटर। अब आते हैं थोड़ा सा सुनामी के प्रभाव देखते हैं। इफेक्ट ऑफ सुनामी के प्रभाव देखते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है कि हम जो भी कल जो पढ़ाए थे इसमें कि जैसे इफेक्ट ऑफ सुनामी, उसमें क्या पढ़ाए थे हम कल कि 26 दिसंबर 2004 को जो हिंद महासागर में आए भूकंप जो था, तो उसके कारण शक्तिशाली सुनामी था, वो एक उत्पत्ति हुई सुनामी का। जैसे कि तो भारत इंडोनेशिया और क्या होता है श्रीलंका, म्यांमार सहित 11 अन्य देशों में क्या हुआ कि बहुत सारे क्षति पहुंचाया। वो देश के अंदर बहुत सारे प्रभाव डाला, तो गलत प्रभाव डाला। तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ के बारे में हम लोग इफेक्ट ऑफ सुनामी के बारे में ये चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसमें करीब कितना लोगों की मृत्यु हुई थी, तो करीब 2.5 लाख लोगों से अधिक की जान गई थी इसमें। इसी तरह क्या हुआ था कि 11 मार्च 2011 को प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पे आया था, प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में शक्तिशाली सुनामी आया था। उसमें क्या हुआ था कि जिसने जापान के फुकुशिमा जगह है, जो कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से सुनामी आया था। और उसमें क्या हुआ था, करीब करीब वहाँ का जो फुकुशिमा का जो ये परमाणु संयंत्र था, वहाँ पे परमाणु दुर्घटना हो गई थी। जैसे कि जो परमाणु रिएक्टर था वहाँ पे, तो वो क्या हुआ था कि उसमें पानी चला गया, और पानी चलने जाने के कारण क्या हुआ कि उसमें पानी से रिएक्ट कर गया और उसमें आग लग गई और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उसमें क्या हुआ, करीब करीब 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। करीब 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और पानी कितना मीटर ऊंचा उठा था इसमें, तो 30 मीटर यानी 2 ताला या 3 ताला जो घर होता है, 3 फ्लोर का जो घर होता है, उतना मीटर ऊंचा वो चला गया था उस समय पानी वहाँ पे। तो ये लिख सकते हैं इसमें इफेक्ट में। अब आते हैं थोड़ा सा भू आकृति में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि भू आकृति में परिवर्तन, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सुनामी के कारण क्या होता है कि सुनामी के कारण थोड़ा सा ऐसे चालू कर देना, तटीय क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होता है सुनामी के कारण। ये दे दो ना, चालू कहाँ हुआ, रिमोट दे दो इसका, रिमोट कितना करना हम कर लेंगे। तो क्या हुआ था कि सुनामी के कारण तटीय क्षेत्र में प्रभावित होता है, तटीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित होता है सुनामी से। और क्या होता है कि वहाँ पे भू आकृति विज्ञान में भी अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्या हुआ कि सुमात्रा द्वीप था, तो सुमात्रा द्वीप के उसके पास बहुत सारे द्वीप है, सुमात्रा द्वीप के पास, तो कई सारे द्वीप नष्ट हो गए। सुनामी आया था तो क्या हुआ कि वो उस समय मान लीजिए कि छोटा छोटा द्वीप है, तो उसमें पानी भर जाएगा। एक वीडियो के थ्रू, उस वीडियो के थ्रू फिर से हम लोग देखते हैं कि उसमें कैसे पानी भरता है। तो आइए दिखाते हैं उस वीडियो के थ्रू। तो देखिए, ये हमारा भूकंप
चट्टान उठा और यहाँ पे सुनामी चला, यहाँ से सुनामी पैदा हुआ। देखिए कैसे पानी का तरंग स्टार्ट हुआ पानी से, और पानी में तरंग स्टार्ट हुआ तो कैसे ये पानी आगे तट की ओर चलने लगा, तट की ओर चलने लगा। आज भी कभी जाइएगा तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, कभी जाइएगा तो समुद्र के किनारे कभी जाइए आप लोग, तो देखिए अब पानी उधर से चलेगा बहुत तेज हवा से, तेज गति से, सॉरी तेज गति से चलेगा। तो देखिए उधर से पानी चला, स्टार्ट हुआ चलना। तो मान लीजिए कि ये द्वीप है, एक ये द्वीप है, द्वीप पे लोग बहुत सारे लोग रहते हैं। तो द्वीप पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो क्या हुआ कि देखिए वहाँ उधर से पानी निकला, इधर से पानी चला, पानी चला तो देखिए यहाँ पे पानी दिखाई दिया। और क्या हुआ कि ये द्वीप पूरी तरह नष्ट हो गया, ये द्वीप क्या हुआ पूरी तरह नष्ट हो गया, ये द्वीप पूरी तरह नष्ट हो गया। तो ऐसे ही सुमात्रा द्वीप के पास बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो वो सारे नष्ट हो गए, बहुत सारे कई सारे द्वीप पे ये नष्ट हो गया। ऐसे करके जहाँ पे लोग रहते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारे भू कृत्रिम परिवर्तन। तो मान लीजिए कि यहाँ नष्ट हो गया तो क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ अब बचा नहीं, तो ये प्राकृतिक रूप से ये तो यहाँ पे जो लोग बसे थे वो तो यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ से लोग हट जाएंगे, यहाँ से लोग हटने के कारण क्या होगा कि अब तो यहाँ पे कोई है नहीं। तो और उसके बाद क्या होगा कि इसमें इसका रूप वैसे ही कि वैसे ही रह जाएगा। तो ये इसका तटीय प्रभाव के कारण क्या होता है कि प्राकृतिक स्थल के आकृति में क्या होता है कि आकृति में परिवर्तन हो जाता है। आकृति में क्या हुआ कि परिवर्तन हो सकता है, तो परिवर्तन हो गया यहाँ पे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, बसा ही नहीं, जो पहले का स्वरूप था और आज का स्वरूप जो कि सुनामी आने के बाद का स्वरूप, तो दोनों में अंतर हो गया। तो ये प्राकृतिक रूप से क्या हुआ कि अस्थायी रूप से परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे फिर से धीरे धीरे कुछ दिन बाद, एकाएक तो नहीं, अब यहाँ से पानी कब तक वापस जाएगा या कब सूखेगा कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि 6 माह भी लग जाए, 1 साल भी लग जाए, इतना पानी भर जाएगा, जलमग्न हो जाएगा इस क्षेत्र में। कहीं गड्ढा होगा तो कहीं खाई होगी तो उस क्षेत्र में पानी भर जाएगा, जो हाइट पे होगा वहां से पानी नीचे उतर जाएगा। तो इस कारण क्या होता है कि अस्थायी रूप से प्राकृतिक चेंज हो जाता है यहाँ पे। और क्या होता है इसमें, सुमात्रा द्वीप के बारे में बताएं। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल है उत्तरी बिंदु। और दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो वो क्या हुआ कि वो भी आज के डेट में वो दिखाई नहीं देता है, कभी आप देखिएगा सर्च मारिएगा तो वो दिखाई नहीं देगा, वो भी डूब चुका है इसी सुनामी में क्या हुआ कि ये भी इंदिरा पॉइंट भी डूब चुका है। तो एक चित्र होगा, मैप देखते हैं, मैप होगा इंडिया का, तो हम देखते हैं। अच्छा सा कोई मैप देखते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, यहीं पे है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ये डूब चुका है, ये दिखाई नहीं देता है, ये डूब चुका है। इंदिरा पॉइंट क्या है, ये डूब चुका है भारत का। तो यहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, ये रहा। देखिएगा यहाँ पे कन्याकुमारी है, तो ये दक्षिणी बिंदु है। और दक्षिणतम बिंदु कहीं पूछ दिया, देखिए यूपी पुलिस या यूपीएसआई या दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा ये सब क्वेश्चन आता है। वनडे एग्जाम में ग्रुप डी हो या ये सब चीज़ हो, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है आप लोगों को। ये कन्वर्ट करने के लिए, आप लोगों का माइंड कन्वर्ट करने के लिए पूछ देगा कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो बहुत सारे लोग मारते हैं क्या, कन्याकुमारी, लेकिन कन्याकुमारी ये नहीं है, कन्याकुमारी नहीं है, ये है कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, यहाँ पे इंदिरा कॉल हो जाता है, तो इंदिरा कॉल है। उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, दोनों इंदिरा सही है। लेकिन एक है पॉइंट मतलब नीचे आ जाइए, और कॉल मतलब कि ऊपर चले जाइए, तो ऊपर में क्या होगा, कॉल होगा, और नीचे आने के लिए क्या होगा, पॉइंट होगा। तो ये हमारा इंदिरा, ये दोनों क्वेश्चन आता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसको हटाते हैं और चलते हैं और आगे इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखने के कार्य थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो
और कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो तेज बहाव के कारण क्या होता है कि रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा ले जाती है। ये जो जो भी हम लोग वीडियो देखे हैं, तो इसमें क्या होता है कि रास्ते में जो भी आने वाला प्राकृतिक चीज़ है, या मकान हो, या मानव जनित जो भी आवास हो, तो कोई भी हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी है, ये नहीं सोचता है कि ये हमारा है, ये कौन अपना है, कौन दूसरा है, ये नहीं सोचता है। बस हम जानते हैं कि हमारे रास्ते में जो आया उसको सपाट करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि तुम कौन हो कौन है। ये ब्रह्मास्त्र है सुनामी का। सुनामी जब आता है तो वो आगे सामने वाला कौन खड़ा है किसी को नहीं पहचानता है। तो हर चीज़, हर रास्ते में आने वाले हर चीज़ को क्या होता है कि ये बहा कर लेकर चला जाता है। और क्या होता है कि मिट्टी, रेत, चट्टानें और पेड़, इमारतें, जो कुछ भी है सबको एकदम सपाट करते चला जाएगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। उसके बाद क्या होता है कि वनस्पतियाँ उखड़ जाती है। क्या होती है कि वनस्पति उखड़ जाती है, पेड़ और समुद्री वनस्पति को जड़ से उखाड़ देती है ये चीज़ें, सुनामी। और क्या होता है कि तट रेखा से जब तट रेखा का कटाव भी करता है। मान लीजिए कि क्या हुआ कि देखिए यहाँ से सुनामी आया, यहाँ से सुनामी चला और यहाँ पे तट रेखा है, तो यहाँ पे टकराएगा यहाँ पे। ये सुनामी चला तो जरूरी ये थोड़ा ना है कि यहीं पे टकरा के यहीं पे रुक जाएगा। इसको काटते काटते ये ऐसा रूप ले लेगा, तो फिर ऐसा रूप लेगा तो क्या होगा, ये ऐसा रूप ले लेगा तो कैसे बन जाएगा, ये इस क्षेत्र ऐसा ये बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये एक ऐसा चित्र के रूप में बन जाएगा। तो ये हमारा सुनामी का कटाव के लिए नई परतें बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये सुनामी चला, यहाँ से सुनामी चला, तो इसमें क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि बहुत सारा रेत लेकर चलेगा इसमें। ये थोड़ा ना कि सिर्फ शुद्ध पानी चलेगा, रेत लेकर चलेगा, बहुत सारा कीचड़ भी लेकर आएगा, उसमें बहुत सारे खरपतवार भी लाएगा। तो ये सारे यहाँ पे जमाव करेगा, पतला एक जमाव कर देगा। तो आकृति यहाँ से नई आकृति भी बन जाएगी। यहाँ पे जो सीधा था वो यू आकार की आकृति बन गई यहाँ पे। तो ये नई आकृति का एक निर्माण करता है। और क्या कर सकता है, तो अब आगे इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, लिखकर उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके बारे में। सुनामी के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो क्या हम लोग लिखे, डर्ट के बारे में लिख लिए, सुनामी के प्रभाव के बारे में लिख लिया, भू आकृति के परिवर्तन के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। परिवर्तन, भू आकृति परिवर्तन कैसे होता है, तो हम आपको बताया कि सुनामी के कारण क्या होता है कि तटीय क्षेत्र प्रभावित होता है, तटीय क्षेत्र प्रभावित होता है। सुनामी के कारण तटीय क्षेत्र प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। और क्या होता है, तटीय क्षेत्र तो प्रभावित होगा ही, पक्का है, आप लोगों को वीडियो के थ्रू दिखाए। और क्या होगा कि इसमें और भू आकृति में परिवर्तन होता है, भू आकृति में परिवर्तन होता है, और भू आकृति विज्ञान में परिवर्तन होता है। भू आकृति विज्ञान में परिवर्तन हो सकता है, होता है, या परिवर्तन लाता है। और क्या लाता है, कैसे लाता है, तो अस्थायी रूप से परिवर्तन लाता है। तो और क्या हुआ, एग्जाम्पल में सुमात्रा द्वीप के साथ सुमात्रा द्वीप और अन्य कई द्वीप इसके प्रभाव में आने से क्या होता है कि नष्ट हो गए हैं, इसके प्रभाव में आने से नष्ट हो गए। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कि सुमात्रा द्वीप सहित कई अन्य
अन्य द्वीप नष्ट हो गए। नष्ट हो गए या जलमग्न हो गए? नष्ट हो गए। थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसके चलते थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। नष्ट हो गए, चलिए ठीक। और क्या हो सकता है इसमें कि भारत का इंदिरा पॉइंट, भारत का इंदिरा पॉइंट, और लिख सकते हैं भारत का इंदिरा पॉइंट। इस कारण देखिए, बार बार एक वर्ड नहीं लिख सकते हैं हम लोग मीन्स में, तो इसलिए इस कारण क्या होता है, सुनामी के कारण जलमग्न हो गया। जलमग्न हो गया, जलमग्न हो गया, ये चीज़ हो गया। और क्या लिख सकते हैं, तेज बहाव के कारण। ये सब चीज़ अब आप लोग लिख लीजिएगा कि, नहीं तो आप लोग लिखिए, ये सब चीज़ लिखने की कोई ये नहीं है कि हर चीज़ लिखवाया जाए। आप लोग लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ। तेज बहाव के कारण क्या होता है कि रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा ले जाती है। तेज बहाव के कारण रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा ले जाती है, जैसे मिट्टी, रेत, चट्टानें, पेड़ पौधे। जैसे मिट्टी, रेत, चट्टानें, पेड़ पौधे। और क्या लिख सकते हैं, वनस्पति का उखड़ना। वनस्पति जैसे कि जो वहाँ पे जंगल में उस किनारे जहाँ सुनामी आ रहा है, उस तट के किनारे बहुत सारे वनस्पति हो गए, जंगल हो गए, तो उसको क्या करेगा कि वनस्पति का उखाड़ना। पेड़ और समुद्री वनस्पति जो होता है, जड़ से उखड़ जाती है, इस कारण से उखाड़ देती है या उखड़ जाती है। और तलछट जमाव के कारण अब थोड़ा सा लिख लेते हैं। तलछट जमाव कारण क्या होता है कि नई परतें बनती है, नई आकृतियों का निर्माण भी होता है, नई आकृतियों का निर्माण भी होता है। तलछट जमाव के कारण क्या होता है कि नई परतें बनती है। मान लीजिए कि तलछट जमाव होगा, तो मान लीजिए कि वहाँ पे क्या होगा कि सब सुनामी आएगी, तो क्या होगा कि बहुत सारे कीचड़ लाएगा अपने साथ है, उसके बाद बहुत सारे रेत लाएगा, बहुत सारे मतलब जो भी पदार्थ हो उसके साथ आने वाला समुद्र से, वो सारे ले आके क्या करेगा, एक लेयर में वहाँ पे क्या बोलते हैं, तट के किनारे वो जमाव कर देगा या छोड़ देगा। जो भारी है वो वहीं पर रुक जाएगा और जो हल्का है उसके साथ वापस चला जाएगा। तो ये होता है कि नई आकृति बनना और आकृतियों का निर्माण होना तलछट के जमाव के कारण। तो ये चीज हो गया। क्या लिखे, नई परत का निर्माण, नई परत बनना, नई परत का निर्माण होना या नई परत बनना। और क्या हो सकता है, नई आकृतियों का बनना, नई आकृतियों का बनना। अब आते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति में परिवर्तन। एक आते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति में परिवर्तन। इस कारण क्या होता है कि जब सुनामी आता है तो क्या पृथ्वी के घूर्णन गति में भी परिवर्तन आता है। जब सुनामी आएगा तो क्या पृथ्वी के घूर्णन गति में भी परिवर्तन आ सकता है, तो जी हाँ, आ सकता है। कैसे आता है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये कैसे आता है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति में परिवर्तन कैसे आता है, तो देखिए क्या हुआ कि 11 दिसंबर 2011 को, 11 दिसंबर 2011 को प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो भूकंप आया था, वो 9.1 की तीव्रता से भूकंप आया था। तो वो क्या किया था कि उसमें इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई, मतलब कि क्या हुआ कि जैसे कि जो लहर चल रही है, जैसे कि इतना आसान से चलता है, तो वो क्या हुआ कि 30 मीटर, इतना 30 मीटर सोच लीजिए कि यहाँ से ये 30 मीटर सोच लीजिए, 30 मीटर ऊंचाई तक इसकी तरंगे उठ गई, पानी की लहरें उठ गई। तो सोचिए कि उसमें कितना ऊर्जा होगा, उसमें कितना ऊर्जा होगा। आप सोचिए कि 9 रिएक्टर पॉइंट, एक यदि 1 से 2 होता है तो 10 गुना बढ़ता है, 2 से 3 होता है तो उसके 10 गुना बढ़ेगा, वो 3 से 4 होगा तो उसके 10 गुना बढ़ेगा। सोचिए कि 9 रिएक्टर से पश्चिमी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में भूकंप आया था। कहाँ है प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, ये हमारा प्रशांत महासागर है, ये हमारा प्रशांत महासागर है, मैरियान ट्रंच है ये हमारा। देखिए क्या होता है कि
ये हमारा बट गया। ऐसे ये बटता है प्रशांत महासागर। तो ये इक्वेटर लाइन है। और क्या होता है कि जब प्रशांत महासागर में ये क्या हो गया, ये साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, नहीं सॉरी, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो क्या हुआ कि जब यहाँ से ये पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ से ये पश्चिमी क्षेत्र है, यहीं पे है, ये जापान हो गया हमारा, ये जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, ये हमारा तो क्यूराइल ट्रंच हो गया, क्यूराइल द्वीप यहाँ पे है, जापान ट्रंच। और देखिए अब जब यहाँ से भूकंप आया, यहाँ से भूकंप आया तो कहाँ पे आया, तो पश्चिमी भाग में आया। प्रशांत का ये पश्चिमी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, न सॉरी, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया प्रशांत महासागर का। जब यहाँ पे भूकंप आया, यहाँ पे भूकंप आया इस क्षेत्र में, यहाँ पे मान लीजिए कि भूकंप आया तो क्या होगा कि लहरें चारों तरफ दौड़ेगी, लहरें चारों तरफ दौड़ेंगी। तरंगे चारों तरफ दौड़ेंगी। तो इस क्षेत्र में जो भी तरंगे उत्पन्न हो रही है, तो तरंगे के जो भी जितना भी इसका ऊर्जा है, ये कितना से आया था ये भूकंप, तो 9.1 तीव्र रिएक्टर स्केल पे आया था, रिएक्टर स्केल पे आया था ये 9.1। तो 9.1 का रिएक्टर स्केल पे आया था, 9.1 का रिएक्टर स्केल पे ये आया था भूकंप। और क्या हुआ था कि जब यह भूकंप आया तो यहाँ से तरंगे उत्पन्न हुई, और तरंगे उत्पन्न हुई तो ये पानी जो चला तो इधर भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा, पानी चारों तरफ चलेगा, यहाँ से इसकी तरंगे चारों तरफ चलेगी। ये सुनामी पैदा हुआ। जब समुद्र में भूकंप आता है तो क्या होता है, सुनामी पैदा होता है। तो ये जब ये सुनामी पैदा होती है, सुनामी की तरंगें चारों तरफ चली तो जो कौन सा पकड़ाया, तो इधर ये सारे द्वीप पकड़ा गए, यहाँ पे ये जो भी है यहाँ पे द्वीप है, ये सारे द्वीप पकड़ा गए, एक दो द्वीप है नहीं। उसके बाद आया जापान, जापान नज़दीक में था इसके, तो जापान नज़दीक में था तो जापान को अधिक क्षति पहुंचा। और यहीं पे क्या था, फुकुशिमा एक जगह है, और यहाँ पे फुकुशिमा में क्या हुआ था कि एक परमाणु संयंत्र था, वहाँ पे परमाणु संयंत्र है, उसी में क्या हुआ कि जाके टकराया, और भूकंप के कारण क्या हुआ कि वो उसमें थोड़ा सा ब्लास्ट हो जाए। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि कम से कम 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 11 मार्च 11 दिसंबर 2011 को, 11 दिसंबर 2011 को, 11 दिसंबर 2011 को ये हमारा भूकंप आया था फुकुशिमा में, जापान के। तो ये हमारा था क्या, तो पृथ्वी की घूर्णन गति में इस कारण से क्या हुआ था, इस कारण से जो कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे 11 दिसंबर 2011 को जो सुनामी आया था, इस कारण से क्या हुआ कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्या हुआ, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के दिन और रात में, दिन में बोल रहे हैं, रात में नहीं, दिन में कितना का कमी हो गई, तो 2.1 माइक्रो सेकेंड की कमी हो गई। 2.68 माइक्रो सेकंड की कमी आ गई। और क्या हुआ कि पृथ्वी के घूर्णन, ये दिन में कमी आ गई, दिन में कमी आ गई, मानी दिन छोटा हो गया, 2.68 माइक्रो सेकंड। ये नासा के द्वारा है प्रूफ, ये नासा के द्वारा प्रूव है। और क्या हुआ कि पृथ्वी के घूर्णन क्या हुआ कि ध्रुवीय अक्ष लगभग कितना खिसक गया। मान लीजिए कि ये ध्रुवीय अक्ष है तो दोनों तरफ, तो ध्रुवीय अक्ष में कितना है, तो ये करीब हमारा 2.5 सेंटीमीटर खिसक गया। ध्रुवीय अक्ष कितना खिसक गया, ध्रुवीय अक्ष कितना खिसक गया, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5
सेंटीमीटर खिसक गया, सेंटीमीटर खिसक गया, यानी 2.5 सेंटीमीटर ये खिसक गया। तो ये हमारा क्या हुआ कि पृथ्वी क्या बोलते हैं, सुनामी से आए, सुनामी आने से पृथ्वी की घूर्णन गति में क्या परिवर्तन हुआ, तो ये हमारा परिवर्तन हुआ, घूर्णन गति में परिवर्तन ऐसे हो सकता है। तो आइए इसको लिख सकते हैं हम लोग, एक पृथ्वी पर घूर्णन गति में परिवर्तन, सुनामी के कारण, सुनामी के कारण पृथ्वी के घूर्णन गति में परिवर्तन, घूर्णन गति में परिवर्तन, सुनामी कारण पृथ्वी के घूर्णन गति में परिवर्तन। तो ये कैसे हो सकता है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो 11 दिसंबर 2011 को प्रशांत महासागर के पश्चिम में आए भूकंप यानी 9.1 रिएक्टर स्केल पे के कारण सुनामी का जन्म हुआ, सुनामी आया, सुनामी आया। इस कारण क्या हुआ, सुनामी आया, इससे जापान के फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर भड़क उठा, जिससे 20,000 प्लस लोगों की मृत्यु हुई और इससे क्या हुआ, और इससे क्या हुआ कि पृथ्वी के दिन में कितना हुआ, तो दिन में 2.68 माइक्रो, इस कारण से नहीं, परमाणु रिएक्टर से नहीं, ये सुनामी के कारण हम बोल रहे हैं, सुनामी के कारण इससे क्या हुआ कि 2.68 माइक्रो सेकंड की कमी आई। और क्या हुआ, और साथ में पृथ्वी के ध्रुवीय क्या हुआ कि ध्रुवीय अक्ष में लगभग 2.5 सेंटीमीटर खिसक ध्रुवीय अक्ष लगभग 2.5 सेंटीमीटर खिसक गया। ये हमारा एक सुनामी के कारण पृथ्वी में आए घूर्णन परिवर्तन
क्या हुआ, घूर्णन गति में परिवर्तन कैसे हुआ, तो देख लीजिए ये हमारा दिन में भी कमी आ गई 2.68 सेकंड की, और घूर्णन ध्रुवीय अक्ष में लगभग कितना, तो 2.5 सेंटीमीटर खिसक गया। तो ये हमारा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ कि पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन ये हो जाता है, ऐसे परिवर्तन हुआ सुनामी के कारण। और आइए लिखते हैं, ये नासा के द्वारा हुआ था, ये नासा के द्वारा जो वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो ये पता चला। तो ये चीज़ हमारा, आइए आगे देखते हैं। इसमें तरंग की ऊंचाई को क्या किससे मापा जाता है, तो आयाम बोलते हैं। तरंग की ऊंचाई को हम आयाम से मापते हैं। तरंग की ऊंचाई को क्या मापते हैं, आयाम से मापते हैं। तो मृदा की, अब क्या होगा कि मृदा की उर्वरकता में गिरावट होगी, मृदा की उर्वरकता में भी गिरावट होगी। इससे क्या होगा कि मृदा की उर्वरकता में भी गिरावट आ सकती है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे, मृदा की उर्वरकता में गिरावट। अच्छा, सुनामी से मृदा की उर्वरकता में कैसे गिरावट आ सकती है? सुनामी के कारण मृदा की उर्वरकता में कैसे गिरावट आ सकती है? तो मान लीजिए कि देखिए क्या होता है, कैसे आती है, किसी को मालूम है तो बताइए। तो चलिए कोई नहीं, हम बताते हैं आप लोगों को। तो इसमें क्या होता है कि जो भी तटीय क्षेत्र होता है, जैसे कि हमारा तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, तो ये जो भी है हमारे क्षेत्र, तटीय क्षेत्र होता है, तो उसमें क्या होगा, जब सुनामी आएगा तो उस क्षेत्र में जो भी समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र में क्या होगा, खेती होगी, तो उसमें पानी भर जाएगा, तटीय क्षेत्र वाले खेतों में। तो जो पानी भरेगा तो क्या होगा कि पानी भरने के कारण क्या होता है कि जब जो ये पानी जाएगा समुद्र से, तो वो शुद्ध पानी तो नहीं, मीठा पानी होता नहीं है, वो मीठा पानी नहीं होता, वो खारा पानी होता है। वो क्या होता है, खारा पानी होता है। तो खारा पानी के कारण क्या होगा कि उसमें बहुत सारे नमक चले जाएंगे, तो उसमें खारे जल के साथ साथ क्या होगा कि और रेत और मलबा भी जाएगा, और मलबा भी जाएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ खारा ही पानी जाएगा, उसमें रेत भी जाएगा और उसमें बहुत सारे कीचड़ भी, मतलब खरपतवार, मलबा भी जाएंगे। तो मलबा जाएगा तो वो तो ठीक है कि वो सड़ गल के थोड़ा सा खाद बना देगा, लेकिन क्या होगा कि जब रेत जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि रेत और खारा पानी जाएगा, नमक जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि उस मिट्टी की जो दरारें होती है, जो पानी रिसने की ताकत होती है, वो कम कर देगा, और वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा मिट्टी में कम कर देगी, और उर्वरकता क्या होगा कि उससे कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि देखिए कहीं पे भी मान लीजिए कि कोई पेड़ पौधा है या वृक्ष है, छोटा छोटा पौधे हैं, तो उसके जड़ में जाकर नमक डाल दीजिए, तो 2 दिन बाद देखिएगा वो सूख जाएगा, गल जाएगा 2 दिन बाद जाकर देखिएगा तो गल जाएगा। तो वो भी वही चीज़ होता है कि वो वहाँ पे उर्वरकता इस कारण से कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सुनामी की लहरें जब खेतों की तरफ आती है, तटीय खेतों की तरफ आती है, तो जब सुनामी की लहरें तटीय खेतों तरफ आती है तो अपने साथ क्या कहलाती है, खारा जल। और क्या होता है, खारा पानी के बाद रेत आता है, रेत लेकर आएगी, उसके बाद मालवा लेकर आएगी, ये सारा चीज़ लेकर आएगा, ये टीसी और कुछ लेकर आ सकता है। तो ये सब चीज़ लेकर आएगा और अपने साथ ये क्या लाता है, रेत, खारा जल, मालवा, रेत लाता है। और खेतों में क्या होता है ये कि खेतों में
छोड़ जाता है। फिर खेतों में ये साथ है तटीय खेतों तरफ आती है तो अपने साथ खारा जल, रेत, मलबा ले आती है, ले आती है और ये खेतों में छोड़ देती है और खेतों में छोड़ देती है। इस कारण क्या होता है कि वहां की इस कारण खेतों की उर्वरकता कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है। तो ये चीज हमारा है। तो खेतों की उर्वरकता, जैसे कि एग्जाम्पल में दे देते हैं, तमिलनाडु हो गया, और क्या हो गया, श्रीलंका का तटीय क्षेत्र हो गया, और क्या हो गया, इंडोनेशिया के तटीय क्षेत्र हो गया। एग्जाम्पल में तमिलनाडु, श्रीलंका, मालदीव और ईटीसी बहुत सारे देश हैं। तो ये चीज हो सकता है। तो ये चीज हम लिखवाए, मृदा की उर्वरकता में गिरावट है। तो आइए अब देखते हैं मृदा अपरदन के कारण क्या होता है कि भूमि की संरचना कमजोर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि जब पानी आएगा तो वहाँ पे अपरदन भी होगा मिट्टी का, तो उसके इस कारण क्या होता है कि संरचना भी कमजोर होता है, मिट्टी का संरचना भी, भूमि का संरचना भी कमजोर हो जाती है दीर्घकाल के लिए। मतलब यहाँ पे जो भी होएगा तो इतना जो भी नमक छोड़ेगा तो इतना थोड़ा कि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, करीब करीब 10 साल 15 साल यहाँ पे खेती हो नहीं सकती है। तो ये होता है। महासागरीय परिस्थिति का प्रभाव अब देख लेते हैं थोड़ा सा। तो महासागरीय परिस्थिति के प्रभाव के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सुनामी क्या होता है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर तरंग का ना गहरा प्रभाव डालती है। क्या होता है कि सुनामी क्या होता है कि सुनामी पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डालती है। कैसे डालती है, तो ये सारा चीज़ देखे, यही सब एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, जो अक्सर दीर्घकालिक होता है और ये बहुत ज़्यादा दिन के लिए होता है, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, बहुत दिनों के लिए होता है। ये नहीं कि 2 माह 4 माह में इसकी उर्वरकता खत्म हो जाएगी, कभी नहीं। से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 45% प्रवाल भित्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अंडमान निकोबार में करीब 45% जो भी प्रवाल भित्ति थी वो खत्म हो चुकी है। तो ये चीज़ था हमारा। आज सुनामी खत्म हो चुका है और कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो ज्वालामुखी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कल हम ज्वालामुखी की तरफ बढ़ेंगे। तो कोई नहीं, बहुत बढ़िया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी 10 मिनट टाइम है मेरे पास, 10 मिनट टाइम है। देखो टाइप करके आ गया एक। तुम टाइप करके रखे थे पहले से ही क्या बाबू? एक बंदा बोल रहा है, लड़का बोल रहा है कि जहाँ संसद में कभी आज तक ये क्या है, विंटर सीजन चल रहा है तो शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो उसमें क्या बोल रहा है कि वंदे मातरम पे चर्चा चल रही है, जबकि चर्चा चलना चाहिए किस पे, तो चर्चा चलना चाहिए हम लोगों को तो विकास पे चर्चा चल जाए, एजुकेशन पे चर्चा चलना चाहिए, या देश का कैसे कैसे विकास हो सकता है उस पर चर्चा चलना चाहिए। तो वो कोई किसी नेता ने या किसी सांसद ने इस पे चर्चा नहीं किया। हमारा रोड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, रोड मैप कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ कंपनियाँ कैसे कैसे आ सकती है, और कैसे कैसे हमारे यहाँ का जो कंपनी है वो कैसे विकास कर सकती है। और एक ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो भी दिए अंबानी को ही दिए, अडानी को ही दिए, हम लोगों के से तो मतलब कि हम लोगों के लिए तो कुछ दिए ही नहीं मोदी जी।
सिर्फ 5 किलो चावल राशन दिए, तो 5 किलो राशन पे ही तुम लोग वोट दिए हो भाई, तो 5 किलो राशन ही तो मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं। बात सही है लड़के का कि आज हमारे देश की वो स्थिति है कि किसी भी नेता ने कभी इस एजुकेशन पे बात नहीं किया। कभी किसी नेता ने अपने 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 क्षेत्र पे जो भी क्या बोलते हैं कपड़ा मंत्रालय है उस पे भी बात नहीं किया। न कभी ये रोड रोड के बारे में बात किया, न किसी कंपनी के बारे में बात किया कि हमारे देश में कंपनियां कैसे कैसे विकास करेगी और कैसे हमारे देश का विकास होगा। तो ये सब चीज़ पे किसी ने चर्चा नहीं किया। अभी तो कुछ दिन पहले एक समोसे पे चर्चा चला, तो वो सोचिए कि वो हमारे नेता थे जो कि एक सांसद थे। उनके मुंह से कभी वैसा मतलब कि क्या बताएं, उनके मुंह से वैसा शब्द नहीं निकलना चाहिए कभी लाइफ में वैसा शब्द नहीं निकलना चाहिए कि इस सांसद में भी समोसे का प्राइज गूंजे। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वो तो हमारे देश का अब सौभाग्य बोलिए चाहे अभाग्य बोलिए, तो क्या बोल सकते हैं। देखिए देखो, मैं किसी भी पार्टी का हम नाम नहीं लेंगे। एक लड़का बोल रहा है ऐसे कि बीजेपी वो गाय है जो खाती है देश की और दूध देती है अंबानी अडानी की। और क्या बोलती है, और क्या बोल रहा है कि और अंधभक्त को क्या देती है, गाय का गोबर और गाय का मूत्र प्रदान करती है। दूध जाता है किसके यहाँ, तो अडानी अंबानी के यहाँ जाता है। और ये क्या बोलते हैं, दूध जाता है किसके यहाँ, अडानी अंबानी के यहाँ जाता है। और गौमूत्र और गौ गोबर कहाँ जाता है, अंधभक्त के पास जाता है और देश की जनता के पास जाता है। तो कोई नहीं बाबू, ऐसा शब्द मत बोलो, हम नहीं बोले हैं, ये किसी स्टूडेंट का है। और ये कमेंट डिलीट कर देना या मैं डिलीट करवा दूंगा। ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए कभी भी, इसलिए कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो हमें कभी भी उठाया जा सकता है यहाँ से। तो वैसा कोई बात नहीं है, ये सब चीज़ें होते रहता है। लेकिन बट हमारे देश का अभाग्य ही बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे जो नेता हैं हमारे देश में जो कि मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बातें नहीं किए। कोई भी नेता हो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बातें नहीं किए, कभी भी नहीं बात किए कि सोचे कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ हमारे देश का, कैसे हमारे देश विकास करेगा, कभी नहीं बात किए। तो कोई नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अब हम यहीं पे सेशन अपना समाप्त करते हैं। और कल मिलते हैं, कल मिलते नहीं, मंडे को मिलते हैं। हो सकता है कल 10 मिनट का एक सेशन लाएं, तो उसमें आप लोगों के लिए कुछ बताएंगे इसके सिलेबस के बारे में, या मैं किस चीज़ के लिए यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ उसके लिए। और मेरा सेशन चलेगा 11 से 12 पर डे, दिन में हमारा 11 बजे सेशन लाइव हो जाएगा। यूट्यूब पे जाइए और देखिए, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।